आज जो हम बात करने वाले हैं वो मिक्स सारे सब्जेक्ट थे, या हम इसको ऐसा भी कहें कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं। तो वहाँ की पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको हम ध्यान में रखकर वहाँ की नीड असेसमेंट के बेसिस पर जो करंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखकर हम अपने अपने डोमेन के अकॉर्डिंग गांव में काम कर सकते हैं या उस ब्लॉक में काम कर सकते हैं। हम सबको मालूम है कि नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स चूज़ किए थे और वो उनके जो इंडिकेटर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए और बाद में प्रमोशन को लेके काफ़ी काम हो रहा है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना आई जिसमें इंटर्नशिप के लिए और अप्रेंटिसशिप को लेके काफ़ी काम हो रहा है। तो एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट का जैसा कि टैगलाइन है डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, इसको ध्यान में रखकर हम हर बार हमारा एक सब्जेक्ट को डिकोड करने का ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन आज का जो एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है वो बहुत ही अलग है। आप हो सकता है ये इंटरेस्टिंग हो सकता है ना हो। हमने एक रिस्क लिया है क्योंकि हमारी टीम ने हमें सजेस्ट किया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो सवाल आए हैं उनमें से ऐसे कॉमन सवाल हैं जिनको हमें कभी एड्रेस करना चाहिए, ना कि हम अलग, क्योंकि हम बाकी एपिसोड्स में तो एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो मिक्स सारे सब्जेक्ट थे, या हम इसको ऐसा भी कहें कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं तो गलत नहीं होगा। इसी इरादे से आज का जो एपिसोड है वो डिज़ाइन किया है जिसमें हमारी टीम ही हमारे बीच में होगी। ISRN की जो मुख्यालय में टीम है जिन्होंने आपके सवालों को जो ज़्यादातर NGOs ने पूछे हैं या जो लोगों के ट्रेनिंग में पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस में आए हैं उनको एड्रेस करने की आज कोशिश करेंगे। हमारे मुख्यालय की टीम जो ISRN हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, जिसमें जहां जो लोग यहां काम करते हैं जो अपने अपने एरिया के सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं और काफ़ी सीनियर और एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपके सम्मुख आ जाना चाहते हैं, हम सब मिलना चाहते हैं आपसे। उस विषय को ध्यान में रखकर हमारी टीम आज गिने चुने जो अच्छे सवाल हैं वो एक एक करके पूछेगी और मेरी कोशिश होगी कि उन सभी सवालों को मैं आपके लिए आंसर कर पाऊँ। इस कोशिश के साथ आज का एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट मैं शुरू करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। मुझे उम्मीद है कि आप इससे जुड़े रहेंगे और इसको सुनते रहेंगे। पिछले जितने 14 एपिसोड हुए हैं उन सब को भी आपने सुना होगा, देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट चैनल पे जाइए, वहाँ पर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितने पुराने एपिसोड्स हैं उनको भी देखिए। उनमें से आपको हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब कुछ मिल जाएं और जो नहीं है तो आज के एपिसोड में हो सकता है कि वो छुपे हों और आप सबके सामने आएँ। इसी बात के साथ मैं आज अपनी टीम के साथ आप सबको रूबरू कराने की कोशिश करता हूं और मैं अब आमंत्रित करता हूं ISRN हेडक्वार्टर की टीम को जो आपके बिहाफ पर सवाल रखेगी और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे आपके सवालों को आंसर करने की। उसके लिए मैं अपने पहले जो टीम के सबसे सीनियर साथी हैं आशीष मनसारामानी, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आएँ और आपका सवाल अपने मुख से वो हम सबके सामने रखें। आशीष जी। So thank you, sir. I am Ashish Mancharamani, Associate Director at ISRN. So, sir, I have been working in this field for about a decade now. And I see that, since the formation of Niti Aayog, they've been working very hard towards the aspirational district program and now the aspirational block program. So I have this question that how the civil societies and the NGOs can actually work together towards the betterment of the country, towards this Viksit Bharat program. ओके बहुत अच्छा सवाल है आशीष। हम सबको मालूम है कि नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स चूज़ किए थे और वो उनके जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बेसिस पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए और बाद में सरकार ने डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे जाके जो ब्लॉक है उसको भी जो उस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्योग्राफी वाइज डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वैरी करते हैं। तो कहीं पर हेल्थ अच्छा इंडिकेटर होगा, कहीं पर एग्रीकल्चर लाइवलीहुड का हो सकता है, कहीं एजुकेशन का हो सकता है। तो ऐसे पैरामीटर
पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर जो ब्लॉक के सिलेक्शन हुए और अभी ब्लॉक फोकस जो डेवलपमेंट आ रहा है उसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो रिसेंटली, मुझे डेटा तो एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं आपको कोट कर पाऊँ, लेकिन मैंने अभी एक नीति आयोग का जो वर्कशॉप थी जिसमें सिविल सर्वेंट्स को लेके प्रधानमंत्री ने स्पीच थी, उनमें उन्होंने इस बात को एड्रेस किया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कई बार चर्चा हुई है, लेकिन एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की सफलता भी उतनी ही शानदार है। आप जानते हैं, ये प्रोग्राम 2 साल पहले जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। सिर्फ 2 साल में इन ब्लॉक्स ने जो बदलाव दिखाए हैं वो अभूतपूर्व है। इन ब्लॉक्स में हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है और कुछ स्थान पर तो राज्य की एवरेज से भी आगे निकल गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। बिहार के भागलपुर में जगदीशपुर ब्लॉक है। वहां पहली तिमाही में ही गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन पहले सिर्फ 25% था, अब ये बढ़कर 90% से ज्यादा हो गया है। जम्मू कश्मीर के मारवाह ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की पहले 30% थी, जो बढ़कर के 100% हो चुकी हैं। कि जब से ये एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को फोकस किया गया है तब से काफ़ी ब्लॉक के अंदर जो हेल्थ डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे वो काफ़ी हाई हुए हैं। जैसे एमएमआर का अगर हम डेटा देखते हैं, आईएमआर का डेटा देखते हैं, या न्यूट्रिशन की बात करते हैं, या रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करें, या एजुकेशन में बच्चों का एनरोलमेंट की बात करें, या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करें, ऐसे सभी पैरामीटर्स में अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के कारण वहाँ के पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स राइज कर रहे हैं और धीरे धीरे कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर 100% इम्यूनाइजेशन हुआ है। कई ऐसे ब्लॉक्स हैं जो बहुत बैकवर्ड और पिछड़े थे, जहाँ पर इंडिकेटर्स एकदम लो थे। आज वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लाइवलीहुड हो, यूथ डेवलपमेंट हो, या फिर शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में अच्छे मानक ऊपर आए हैं और चीज़ें अभी अच्छी दिख रही हैं। और अगर इसको आप विकसित भारत के 2047 के अगर ड्रीम से कनेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि क्योंकि हम ब्लॉक को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, विलेज को स्ट्रेंथन कर रही है सरकार, तो उसमें धीरे धीरे हम डिस्ट्रिक्ट और फिर पूरे देश की बात करते हैं। तो जब पहली इकाई जो भारत में जो टियर सिस्टम है, अगर इस टियर सिस्टम में आप देखो तो नीचे की अगर इकाई स्ट्रेंथन हो रही है, विलेज मजबूत हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्री, देश मजबूत होता है। एक बात ये है। अब इसमें जो आपने एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल इसमें जोड़ा है, उनको हम सभी अपने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ही जानते हैं कि गांव में जब हम काम करते हैं, या ऐसे पिछड़े एरिया में जब हम काम करते हैं, या हार्ड टू रीच एरिया में जब हम काम करते हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो, उसको हम ध्यान में रखकर वहाँ की नीड असेसमेंट के बेसिस पर जो करंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखकर हम अपने अपने डोमेन के अकॉर्डिंग गांव में काम कर सकते हैं या उस ब्लॉक में काम कर सकते हैं। अगर हम, मुझे लगता है कि एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हेल्थ में जैसे ज़रूरत है उस एरिया के अंदर काम करने की, तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ इंडिकेटर्स को लेकर
कई सारे प्रोग्राम्स चला सकती है, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सब ज़्यादा जानती हैं कि किस किस एरिया में काम हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल इम्यूनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे फैमिली प्लानिंग में काम कर सकते हैं, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप काम कर सकते हैं, न्यूट्रिशन में काम कर सकते हैं। और इन सब में कैसे काम कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं उनमें आप अपने प्रोग्राम्स, अगर आपका भी प्रोग्राम है तो उसमें कन्वर्जेंस के माध्यम से दोनों साथ में मिलकर ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान बना सकते हैं और काम को आगे ले जा सकते हैं। तो ये एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एक जॉइंट वेंचर हो सकता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोग्राम में और जो ऑनगोइंग सरकार के प्रोग्राम हैं। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई हमारे बीच में सवाल अगर आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। Namaste, hello everyone. My name is Samudra Naskar and I'm working here as a general manager since 2021. So I'm looking here the administration and program part along with the finance and HR. सर मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल मेरा ये है कि आप बता सकते हैं कि सरकार वॉलंटरी सेक्टर को अपनी अलग अलग इनिशिएटिव्स और प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे सपोर्ट और स्ट्रेंथन कर रही है। और मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ग्रासरूट एनजीओज कौन सी कॉमन गवर्नेंस मिस्टेक करते हैं और कैसे ये गलतियां से बचकर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो समुद्र, जैसे कि आपने आपका सवाल जो पूछा वो अच्छा सवाल है। दो सवाल आपके उसमें हैं पूरे। एक जो सवाल है वो उसका मैं सीधा आंसर ऐसा नहीं है जो दे सकूं, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है कि वॉलंटरी सेक्टर को कैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है या उनमें क्या इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जैसे सबको मालूम है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हर मिनिस्ट्री के पास अपने प्रोग्राम्स हैं जिनमें वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो आजकल एक बहुत फेमस कॉमन प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू चल रहा है, जिसमें 10,000 एफपीओज प्रमोशन की बात हो रही है, जहां पर और वो जो एफपीओ प्रमोशंस हैं 10,000 वो सीवीबीओज के थ्रू हो रहे हैं, आप जानते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है। ऐसा सोशल एंड जस्टिस है, ट्राइबल मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है। ऑलमोस्ट हर एक मिनिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्कोप है और वो उनके साथ मिलकर सरकार के जो प्रोग्राम हैं उनको रोल आउट करने में, ज़मीन पे ले जाने में, सोशल मोबिलाइजेशन में, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में वो लोग काम करते हैं। ये एक तो है। बट इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने कई सारे बिल्स और जो प्रोविजंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके कारण भी कहीं ना कहीं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा मिलता है। तो जैसे आप देखिए कि हमारा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट आया 2014 में, उसके बाद कंपलसरी जो 2% फंड हुआ, तो आज बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के जो फंड है, आप सबको मालूम है कि मोर देन 25,000 करोड़ हर साल का CSR फंड अवेलेबल है, जिसके थ्रू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं नेशन बिल्डिंग में। ये एक एरिया है। ऐसा बहुत सारे बायलैटरल एजेंसीज भी काम करती हैं जो वो भी गवर्नमेंट के साथ ही मिलकर काम करती हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ही प्रोग्राम को एक्सटेंशन करने का, आगे ले जाने का या स्केल अप करने का काम है। या जो सबसे बड़ा, अगर हम इसको उस तरह से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG के जो इंडेक्स हैं उनको प्रमोट करने में भी जो ऑर्गेनाइजेशन या जो डोनर एजेंसीज काम कर रही हैं वो भी सरकार के साथ ही मिलकर काम कर रही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस और जो ये कॉर्पोरेट हैं या जो बायलैटरल एजेंसीज हैं या फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, इन सब का एक मिला जुला संयुक्त प्रयास है जिसके माध्यम से डेवलपमेंट के काम अलग अलग एक सेक्टर में हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर उसको देखा जाए तो ये एक एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है। एक ये है। दूसरा जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आप NGO गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गवर्नेंस सिस्टम होना चाहिए, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और भारत में कहीं ना कहीं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये कमी दिखती है कि गवर्नेंस को लेके बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के जब प्रोग्राम्स चलते थे तो उस समय गवर्नेंस को लेके काफ़ी काम होते थे। तो कुछ गवर्नेंस के इंडिकेटर्स हैं, अगर मैं ऐसा पॉइंटर्स में बताऊं आपको,
तो जैसे पहले अगर बात करें तो हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का एक मॉडल होना चाहिए कि जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उसके रूल्स रेगुलेशंस बनने चाहिए, पॉलिसीज़ बननी चाहिए और उन पॉलिसीज़ में आपस में जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिवाइड होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसकी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर इसी तरीके से हम देखते हैं तो कंप्लायंसेस ऑफ लॉ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि 3 चीज़ें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लीगल कंप्लायंसेस, सस्टेनेबिलिटी, ऐसा ही सिमिलर आप इक्विटी एंड जो इंटरनल इंक्लूसिवनेस है उस पे काम करने की ज़रूरत हर ऑर्गेनाइजेशंस की होती है, क्योंकि आजकल जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो तो इक्वलिटी होनी चाहिए टीम के अंदर भी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है, और जब हम काम करते हैं समाज के साथ तो वहाँ पे बेनिफिशरी सिलेक्शन में भी हमारा फोकस महिलाएं, बच्चे या इस तरह का जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको भी हम कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इंटरनल गवर्नेंस एड्रेस करना, मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल गवर्नेंस का एक होना चाहिए। जैसे मैंने पॉलिसी की बात की तो वहाँ पर क्या इंटरनल सिस्टम के थ्रू हम इंटरनल ग्रीवेंसेस को भी, तो जैसे कि आजकल ज़रूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉक्सो पॉलिसी के कारण या और इस तरह के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी हमें करना चाहिए। फिर हम अगर इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो दोनों में यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमम जितना हो सकता है उतना उसको बनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप फंड के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अनजस्टिस कर रहे हो, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। साथ में अगर हम बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द वर्किंग ह्यूमन रिसोर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है। फिर हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम जो भी प्रैक्टिसेस हैं उन प्रैक्टिसेस को कैसे रिप्लिकेट किया जाए, तो रिप्लिकेशंस ऑफ द प्रैक्टिसेस एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की भी ले सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टूल है गवर्नेंस का जिसको हम सब जानते हैं, जो है इंटरनल ऑडिट सिस्टम। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जिससे कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके। और लास्ट पॉइंट अगर हम गवर्नेंस का कहें तो रिस्पॉन्सिव टू द चेंज, अगर मतलब हम अपने अकाउंटेबिलिटी जब हम देखते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमें हमेशा फ्लैक्सिबल होना चाहिए छोटे मोटे डिसीजंस को लेने में, अपने रूल्स को चेंज करने में अकॉर्डिंग टू द नीड। इस तरह का अगर हम रिस्पॉन्सिव चेंज का बिहेवियर रखते हैं तो मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस मॉडल को हम अप्लाई कर सकते हैं और ये हो सकता है। अगर मैं कोई छोड़ रहा हूँ, इसमें लगता है कि कोई पॉइंट छोड़ रहा हूँ तो आप लोग ऐड भी कर सकते हैं कुछ अगर लगता है किसी साथी को। तो मुझे लगता है समुद्र आपको आपके क्वेश्चंस का मैंने कोशिश की है आंसर करने की। थैंक यू सर, आपने मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स ही कवर किया। मुझे सिर्फ ये एक और पूछना था क्वेश्चन इसमें कि इसमें बोर्ड मेंबर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन कितना होना चाहिए एज पर ऑफ गवर्नेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑफ कोर्स बोर्ड मतलब एज पर द बाई लॉज, इट्स डिपेंड ऑन द बाई लॉज कि बोर्ड मेंबर्स, ट्रस्टी या गवर्निंग बॉडी जो भी आपके बाई लॉज में जो प्रोविज़न हैं उन प्रोविज़न्स का रोल अकॉर्डिंग टू द बाई लॉज होना चाहिए। तो आपके बाई लॉज में उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटीज़ क्या हैं, उनको अगर आप देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपरली आपको इस्टेब्लिश करना होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशंस का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ या बोर्ड गवर्निंग बोर्ड के रोल्स अलग हो सकते हैं, बट उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लाइक एपेक्स बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उनका एक रोल है और वो उसके अकॉर्डिंग उनका फंक्शनल डिसाइड होता है, डिज़ाइन होता है हर चीज़, तो उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू। Hi, myself Dr. Rita Rana and I am associated with ISRN as a senior manager. So, sir, मेरी प्रोफेशनल करियर की जर्नी में I got the opportunity to work in both donor organization and NGO sector. So, what I have noticed and I think इस रूम में सभी लोगों ने, आपने भी नोटिस किया होगा कि फंडिंग और सस्टेनेबिलिटी को लेकर हमेशा से NGOs और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस में एक चैलेंज बना रहता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और फंडिंग के लिए
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर रीता। ये जो लड़ाई है डोनर्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच की, मतलब इस लड़ाई आपस की नहीं है, लड़ाई है उनके सर्वाइवल की। तो जिसमें फंड मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। तो आपने क्योंकि दोनों अनुभव किया है, तो आपने जो कहते हैं ना कॉइन्स के दोनों साइड देखे हैं, तो आपको मालूम है कि डोनर की साइड में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उनके कंप्लायंसेस हैं और उनकी ग्रोथ वो कैसे देखते हैं। और सिमिलरली जब आप एनजीओ में काम कर रहे हैं तो उसके चैलेंजेस, उसके डायनेमिक्स और वहाँ पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो पैटर्न है वो आप अलग तरीके से देखते हैं। तो मैं अगर इसको ये कहूँ कि दोनों के काम करने में अलग अलग पैटर्न तो है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत में इसका बहुत स्कोप है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि अभी भी अगर इंडिया का आप एसडीजी इंडेक्स देखिए तो आपको दिखेगा कि हर एरिया में ज़रूरत है काम करने की। और जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हो रही हैं वैसे वैसे नए चैलेंजेस, नई प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। और क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या को एड्रेस करने के लिए और सारे मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए ऐसे जितनी भी डेवलपमेंट एजेंसीज लगें उतनी मुझे लगता है कम है। लेकिन अगर हम इनको जोग्राफिकल लेवल पर डिवाइड करके काम करते हैं तो मुझे एक मेरा ऐसा सोचना है कि हो सकता है कि ये व्यक्तिगत मेरा सोचना है, गलत भी हो सकता है, कि हमें कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है एरिया स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क बनाने की या फिर एक कंसोर्शियम बनाने की। जैसे एक एग्जांपल कि आप मान लो कि एक पर्टिकुलर ए ब्लॉक में काम कर रहे हो या ए डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो और उसी ए डिस्ट्रिक्ट में आप जो काम कर रहे हो, मान लो हेल्थ एजुकेशन 2 सब्जेक्ट आप एड्रेस कर रहे हो और उसी डिस्ट्रिक्ट में दूसरी डोनर एजेंसी भी इसी सब्जेक्ट पे काम कर रही है, या एक और एजेंसी है जो इसी से रिलेटेड कुछ सब्सिडरी सब्जेक्ट पे काम कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग उसमें काम कर रही हैं। एंड सिमिलरली अगर देखें तो गवर्नमेंट के भी अपने प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं जो उसी प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन तीनों लेवल पे जो काम हो रहा है उसमें ज़्यादातर देखने में आया है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम करती है, उनकी फील्ड फंक्शनरीज है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो अपने प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। जो डोनर एजेंसी के मैंडेट है उसके अकॉर्डिंग जो भी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना जो काम वही है। अल्टीमेटली सबका ऑब्जेक्टिव है बेनिफिशरीज की ग्रोथ करना, उनको फ़ायदा पहुंचाना, उस एरिया के इंडिकेटर्स को ऊपर ले जाना। लेकिन हम अलग अलग जब आइसोलेशन में काम करते हैं तो उसका जो एक कहते हैं ना कलेक्टिव एफर्ट से जो रिजल्ट आ सकता है वो शायद कहीं ना कहीं आइसोलेशंस में काम करने के कारण नहीं आता है और रिसोर्सेज भी हम पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट है कि हमें कलेक्टिव प्लान बनाना चाहिए। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान होता है, तो वो उसकी मंथली क्वार्टरली मीटिंग भी होती है, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर और सारे जनप्रतिनिधि भी होते हैं, सारे जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी होते हैं और एनजीओज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या हम हर एक हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान बनता है, क्या उन प्लान में हम अपने सारे स्कीम्स को मर्ज कर सकते हैं? क्या हम अपने जॉइंट एफर्ट्स का एक जॉइंटली प्लान बना के हम किसी एरिया में उसको अपने काम और अपने रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं? अगर ऐसा करके कोई योजना बने और ऐसे काम हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादा रिसोर्स ऑप्टिमम यूजेस होगा और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज 100% होगा। साथ में अगर आप देखोगे तो उसमें आपका जो लेबर है या जो आपके एफर्ट्स हैं वो भी मिनिमाइज होंगे और रिजल्ट अच्छे आएंगे, ये एक चीज़ है। और इस तरह का प्रयास गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में किया है,
जहाँ पर उन्होंने कॉरपोरेट को, डोनर एजेंसीज को इनवाइट किया, एनजीओज को इनवाइट किया, और अभी जैसे न्यूट्रिशन को लेके प्रोग्राम चल रहा है, फैमिली प्लानिंग को लेके चल रहा है, महिला एवं शिशु जो मातृ शिशु स्वास्थ्य है उनको लेके काम चल रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम्स तो कई सारे रन कर रहे हैं। अब उनमें हमें कितना, हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो उनको अपने अपने, मुझे लगता है कि एरियाज़ में जो भी वर्किंग एरिया है वहाँ पर आपको मैप करना चाहिए और उसको देखते हुए अपने काम को अलाइन करना चाहिए, जिससे एक अच्छा कन्वर्जेंस मॉडल बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री सर। दोनों बहुत डिफरेंट एंटिटीज हैं, बट आई थिंक दोनों साथ में काम करें तो एक सिंगल गोल के लिए ही सभी को काम करना है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम हर्षिता है और जैसा कि सर अभी गवर्नमेंट किसानों को और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सारे स्कीम्स जो है लागू किए जिससे कि किसानों को और उनकी आय डबल हो सके। जैसे काफ़ी सारी स्कीम्स, बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, सही पूछ रहे हो आप, अच्छा सवाल है आपका। जिसमें किसानों की इनकम को डबल किया है और बढ़ाया है। जैसे कि वैल्यू एडिशन हो गया या फिर उनकी पैकेजिंग हो गई, मार्केटिंग हो गया, जिससे उनकी इनकम बढ़ी है। और इसके अंतर्गत वॉलंटियर बेसिस ऑर्गेनाइजेशन और ग्रास रूट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या रोल कर सकती है जिससे काफ़ी और इनकम को बढ़ाया जा सके। बहुत अच्छा सवाल है हर्षिता, आपने बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा है कि आज के समय में सरकार का फोकस एग्रीकल्चर को लेके काफ़ी है। पिछले 10 सालों में हम सब ने देखा है कि कई सारी नई स्कीम्स आई हैं और उसके कारण जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है या जो प्रोडक्शन भारत का जो है जिसमें ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको अब अकॉर्डिंग टू द डिमांड कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। जैसे ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, पल्सेस के प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, इस तरह के कई सारे प्रोग्राम जो इंट्रोड्यूस हुए हैं। और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में भी अगर आप देखो तो कई सारे गवर्नमेंट ने नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। जैसे आप देखो तो पिंक जो रिवोल्यूशन लेके आए, क्रांति, श्वेत क्रांति लेके आए, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को एक अच्छा इनकम, उनकी फार्मर्स जो डबलिंग इनकम का जो प्रधानमंत्री जी का एक ऑब्जेक्टिव है कि जिसमें किसानों की आय कैसे दुगनी हो, ये लेके वो चिंता कर रहे हैं और उसको लेके वो कई प्रोग्राम्स उन्होंने सामने लेके आए हैं, जिनमें से एक मेजर प्रोग्राम है 10,000 फार्मर्स स्कीम्स का, प्रमोशन स्कीम का। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल एड स्कीम है उसके अंदर 10,000 फार्मर्स बनाने का निर्णय 2020 में जब ये निर्णय लिया था, तो ये ऐसा सोचा गया कि हर ब्लॉक में एक एफपीओ बने और वो कमोडिटी बेस्ड एफपीओ हो जिसका एक मेजर और माइनर क्रॉप हो, और उस एरिया में जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो सॉइल है, वहाँ का क्लाइमेट है, उसको ध्यान में रखकर वहाँ के किसानों को नए फार्मिंग पैटर्न की तरफ ले जाया जाए और मेजर माइनर क्रॉप को प्रमोट किया जाए, जिससे कि ना सिर्फ देश में जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो फूड हैं या जो ग्रेन्स हैं, उनका सिर्फ हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट को कैसे कम कर सकते हैं। क्योंकि आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ बहुत हो रही हैं। जैसे अगर हम कहें तो वीट और पैडी को लेके, लाइक धान और जो गेहूं है उसमें काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन शायद उतनी हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। और जिनकी ज़रूरत है जैसे दाल हैं और जो ऑयल जिनसे बनते हैं, वो सारे ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे पेरिसेबल्स में अगर हम कहें तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो 10,000 स्कीम्स के थ्रू ये काम सरकार ने शुरू किया, वो कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू दिख रहा है। मतलब अब 4 साल हो रहे जा रहे हैं स्कीम्स के, बीच में कोविड के कारण थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन अब काफ़ी वो स्कीम अपने अच्छे उसमें रिजल्ट में है। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि एफपीओज़ के जो टर्नओवर है या उनका जो इनकम है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और हर एफपीओज़ में अभी मोर देन 500 के अराउंड ऑन एवरेज 500 फार्मर्स जुड़े हैं पूरे देश में। ये भी एक अच्छी बात है। जो पहले कलेक्टिव फार्मिंग पे फोकस होता था वो कहीं ना कहीं इस स्कीम के थ्रू आया है। एक इसमें जो आपने सवाल पूछा कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल प्ले कर सकती हैं, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डाला है, जिनको CBBOs कहते हैं, जिनको हर CBBOs को, मतलब हर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ CBBOs कुछ ब्लॉक्स दिए हैं, कुछ नंबर ऑफ FPOs दिए हैं, जिनको फॉर्मेशन टू प्रमोशन की तरफ लेके गए हैं। ये एक अच्छी
बात है जहां वो डायरेक्टली काम कर रहे हैं। बट जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इस स्कीम में मौका नहीं मिला है वो भी काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अभी ये एफपीओज 5 साल के लिए सरकार ने सपोर्ट किए हैं और अब ज़्यादातर एफपीओज आप देखो तो वो मैच्योर स्टेज में हैं और उनका क्योंकि अब उनके यहाँ प्रोड्यूस भी अच्छा हो रहा है, क्वालिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब उनको ज़रूरत क्या है? अब उनको ज़रूरत है वैल्यू एडिशंस की, जो आपने कहा कि जिस पे काम हो रहा है। तो वैल्यू एडिशंस में हम जो उसकी ग्रेडिंग है, उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है, पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है, मार्केट लिंकेज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। क्योंकि आप एक किसान को आपने अगर बिजनेसमैन बनाना है तो फार्मिंग से ऊपर ले जाना पड़ेगा और फार्मिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो यही आता है कि बीच की जो चेन है, फार्मर्स टू कंज्यूमर के बीच की जो चेन है उसको कितना रिड्यूस करें। वो चेन जितनी रिड्यूस होगी उतना ज़्यादा जो इनकम है फार्मर्स की वो बढ़ेगी, क्योंकि ये जो बीच में जाता है और कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कंज्यूमर को कहते हैं ना कि अगर लैंड टू किचन अगर कॉन्सेप्ट हो जाए, जो फार्म टू किचन का कॉन्सेप्ट है कि सीधे ज़मीन से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो सीधे अगर किचन तक पहुंच जाएं तो बीच के जो मार्जिन्स हैं वो कम हो जाते हैं और उसके कारण फार्मर्स को भी अच्छा प्राइस मिल सकता है और जो कंज्यूमर है उसको भी काफ़ी सेविंग हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट को लाने में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत रोल प्ले कर सकती हैं। तो क्या कर सकती हैं? तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल की एक ऐसी पंचायत है जहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन है और एक एफपीओ वहाँ बन रहा है या ब्लॉक है जहाँ एफपीओ है, तो क्या हम सारे ब्लॉक के जो भी उस ब्लॉक की मेजर कमोडिटी है उसको क्या हम प्रोक्योर करने का काम कर सकते हैं और मंडी में ले जाकर सेल करना या सीधे मंडी को उस ब्लॉक तक लाने का काम कर सकते हैं क्या? बायर को लाने का काम कर सकते हैं क्या? दोनों के बीच में जो गैप है उसको फिल करने का काम कर सकते हैं। प्लस स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो जो मैंने बात की ग्रेडिंग की, पैकेजिंग की, ब्रांडिंग की, वैल्यू एडिशंस की, वो सारे काम भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती है। लाइक कोल्ड स्टोरेज खोल सकती है गवर्नमेंट की, कई सारी स्कीम्स हैं जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है जिसमें सरकार उन्हें पैसा देती है कोल्ड स्टोरेज के लिए, वैल्यू एडिशंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो ये सारे काम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के साथ मिलकर कर सकती है, एफपीओ को गाइड करने का काम कर सकती है। फिर अगर उन्होंने मान लो कि खुद भी कई ऐसे एफपीओज हैं जो आज खुद अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, तो क्या हम उस प्रोडक्शन का क्वालिटी और इम्प्रूव करने का मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं क्या? या फिर हम उसको मार्केट तक कैसे अच्छा प्राइस मिले इस पर काम कर सकते हैं क्या? तो जैसे ई कॉमर्स है, ई मार्केट है, उस पर हम एनजीओ काम कर सकता है, अपना ही प्लेटफॉर्म बना के एफपीओज को दे सकता है, उसकी पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट पे काम कर सकता है। तो ऐसे नंबर ऑफ इंटरवेंशंस हैं जहाँ पर काम हो सकता है। और एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा, ज़्यादा इसमें क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत 1 घंटे तक बात हो सकती है इसी सब्जेक्ट पे, लेकिन एक और एरिया है जहाँ पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज देख सकते हैं, वो एरिया है अभी तक फार्मर सिर्फ फार्मिंग करता आया है, लेकिन अब ज़रूरत है समय के अकॉर्डिंग मल्टी लेवल फार्मिंग्स की या इंटरवेंशंस की। तो क्या हम फार्मिंग के साथ एनिमल हस्बेंड्री, गोट्री, पोल्ट्री, ऐसे कई सारे ऑप्शंस, या फिशरीज, ऐसा हम क्लब करके कर सकते हैं क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं जब फार्मर्स ये काम एक साथ 4-5 काम करता है तो एक तो उसके लॉसेस, रिस्क कम हो जाता है। वो एक है कि कहीं ना कहीं से उसको कंपनसेट होता है। अगर किसी मान लो एक नेचुरल डिजास्टर हैजार्ड के कारण अगर कोई फसल नुकसान हो गई तो फिशरीज से रिकवर हो जाती है, पोल्ट्री से रिकवर हो जाती है, या फिर अगर नहीं भी कुछ हुआ तो ये तीनों चारों जो चीज़ें, एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो वो एक दूसरे के जो काम है उसको भी पूरा करते हैं। जैसे अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो अगर उसी में हमने ग्रीन फॉडर कर दिया तो वो एनिमल हस्बेंड्री के खाने का वहाँ पर हम उनके लिए ये इंतज़ाम कर सकते हैं, तो कॉस्ट कटिंग हो गई यहाँ पे। अगर हम फिशरीज कर रहे हैं तो फिशरीज के लिए भी हम फार्मिंग में वहाँ पर हम कुछ चीज़ें हैं, जैसे आजकल मखाना फार्मिंग का काफ़ी सरकार फोकस कर रही है। तो अगर हमारे पास पॉन्ड है तो फिशरीज के साथ साथ हम पॉन्ड के कुछ एरिया में मखाना फार्मिंग भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ को अगर हम एक साथ क्लब करके लाना है
जिससे कि फार्मर्स इनकम को आगे ले जाया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। और एक लास्ट पॉइंट बोलूँगा कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस को भी इसमें फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है कि अगर ये सब काम वो एफपीओ प्रमोशन को लेके करती है तो कहीं ना कहीं वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर होती है, क्योंकि जब वो ये काम करेंगे तो ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है और उसमें आपको वॉलेंट्री अप्रोच तो आप स्टार्ट करेंगे बट बाद में धीरे धीरे आप उसको कमर्शलाइज करके आप अपने इनकम का एक सोर्स भी बना सकते हैं, जो एनजीओ में तो डायरेक्ट नहीं दे सकते एज अ प्रॉफिट, लेकिन आप किसी और माध्यम से उस काम के थ्रू आप अपने और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में वो फंड यूज़ कर सकते हैं, या जो आपके थेमेटिक एरिया है वहाँ पर भी इस फंड को ले जाके आप काम कर सकते हैं एज अ डोनर। अभी तक आप सीकर थे, अब आप डोनर की तरह भी वहाँ पे, क्योंकि आप कमर्शियल एक जगह से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट को आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं सोशल एक्टिविटीज़ पे। तो मुझे लगता है कि इतना अभी के लिए काफ़ी है, फिर आप इस पे हम लोग आगे भी चर्चा कर सकते हैं अलग से। थैंक यू। Good afternoon. My name is Deepak Kumar and I am associated as an HR officer in ISRN. My question to you is, sir, nowadays I am seeing young volunteers and young professional in social media and other domains. So my question to you is, sir, कि how can young professional can be attracted towards the NGOs so that they can work at the grassroots level, sir? बहुत अच्छा है दीपक, आपने जो यंग जनरेशन्स को लेके जो सवाल पूछे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं इस सवाल को दो तरीके से देखता हूँ। एक तो ये है कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो यंग जनरेशन है उनको कैसे इंगेज किया जा सकता है, उनको कैसे लाया जा सकता है, क्योंकि हमेशा मतलब एक ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूं तो जब यंग लोग आते हैं तो न्यू आइडियाज़ आते हैं, काम करने की एक एनर्जी होती है उनकी, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक एसेट की तरह भी आगे वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इन सब जितने भी ये जो मैकेनिज्म है इसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन यंग प्रोफेशनल्स को प्रमोट कर रही है तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे समय तक उसके साथ कुछ अपने अच्छा एक एसेट, ह्यूमन रिसोर्स एसेट क्रिएट कर रही है, एक चीज़। दूसरा, यंग प्रोफेशनल्स को इंगेज करना थोड़ा टफ भी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनके लिए अगर आपने प्रॉपर मेंटरिंग सिस्टम नहीं बनाया तो उनको अगर आपने प्रॉपरली गाइड नहीं किया तो फिर वो आपको मतलब वो तो क्या है ना कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि वो बहता हुआ पानी है, जैसे नदी में पानी होता है ना, वो फ्लो में जा रहा है, तो उस फ्लो को अगर आपने डैम बना के अगर उसको चैनलाइज नहीं किया तो पानी को 100% आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, तो एनर्जी वेस्ट होगी मतलब उसकी। तो इसलिए उसको चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे उनकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको कैसे सही जगह पे लगाया जाए, प्लस जो उनके न्यू आइडियाज़ हैं उनको कैसे एक्सपेरिमेंट करने का प्लेटफॉर्म दिया जाए, और साथ में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, गोल्स, विजन के साथ कैसे अलाइन किया जाए, ये एक तरीका हो सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ है कि कैसे लाओगे। तो आजकल जैसे यूथ प्रमोशन को लेके काफ़ी काम हो रहा है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना आई जिसमें इंटर्नशिप के लिए और अप्रेंटिसशिप को लेके काफ़ी काम हो रहा है। तो आपको मालूम है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर यूथ्स को, जो यंग वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स वो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करें या सोशल वर्क करें। अभी तो कई सारे मैंने ऐसे देखे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आने लगे हैं जहाँ पर वो मांगते हैं कि आपने एक सोशल कंट्रीब्यूशन क्या किया है, आपका सोशल इंगेजमेंट क्या रहा है, आपके पास कौन कौन से ऐसे सोशल काम करने वाले सर्टिफिकेट हैं। तो अभी मैंने कई जगह देखा कि छोटे बच्चे भी जो 12th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं, वो लोग भी काफ़ी काम कर रहे हैं सोशल, वो भी चाहते हैं कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करें। और जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो तो आते ही हैं एज अ इंटर्न, एज अ एक्सपीरियंस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि
आप किसी भी स्ट्रीम में कोई भी कोर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सामाजिक जो पहलू हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका जिस सेक्टर में भी टेक्निकली आप आगे जा रहे हैं शायद उतना आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि समाज को आपको साथ लेके ही चलना पड़ेगा। और कभी भी कोई चीज़ आप बनाएंगे तो वो समाज को अलग रख के आप नहीं देख सकते। तो इसलिए उनको इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप, जैसे मैंने कहा कि उनका मैंडेट भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी जा सकती है यूनिवर्सिटीज़ में, जितने भी ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ कैंपस के लिए जा सकती है, लाइक सिलेक्शन के लिए आप कर सकते हो, कैंप कर सकते हो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो। और अदरवाइज आप वहाँ की जो फैकल्टी है, प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, उनके साथ मिलकर भी आप अच्छे प्रोफेशनल्स को ला सकते हैं। पहले उनको एज अ इंटर्न, वॉलंटियर एज अ ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज करिए, एंड धीरे आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्स है, प्रोग्राम्स है, आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो, तो फुल टाइम एज अ प्रोफेशनल भी आप उनको इंगेज कर सकते हो। तो ये नंबर ऑफ थिंग्स हैं जहाँ पर हम यंग प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व एंड इंगेज कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Hello everybody, I'm Dr. Karishma Nayal, working as a program officer here at ISRN. Sir, as we all know, there has been a sudden rise in India for digitalization, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे schemes और programs launch करे हैं. So my question to you is, how can grassroots organizations use these platforms and digital tools to amplify the work that they are doing? वेरी नाइस करिश्मा। को ये जो सवाल है इसमें आप पर्टिकुलर नाम जानना चाहते हो, या डिजिटल जो गवर्नेंस का भी एक पार्ट है, या डिजिटल टूल्स को हम अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम में इमर्ज करने की बात है, ये आप जानना चाहते हो? Sir, both, if we can know दोनों चीज़ें, how we can use already जो programs हैं उनको भी, और if we can work the other way also. वेरी नाइस। तो दो चीज़ें हैं आपके सवाल में। एक तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं, अभी आप डिजिटल दुनिया से अलग रहकर काम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना इंटरनेट के, बिना जो सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो आपको प्रोग्राम में हेल्प करते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा होगा कि एक पैटर्न था कि एचआर ज़्यादा यूज़ करते थे सॉफ्टवेयर को, सैलरी बनाने में, पेरोल बनाने में, या एम्प्लॉय अटेंडेंस में। बट अब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के भी कई सारे प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर आ गए हैं। मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन के कई, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के कई सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो बेसलाइन कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, उनमें कई सारे टूल्स हैं जिनको, सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। और हर प्रोग्राम का मैं अगर इसमें आपको बताऊं कि कैसे यूज़ करना चाहिए, तो जहां पर प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो तो यूज़ करना ही चाहिए। जो भी अवेलेबल में मार्केट में अवेलेबल सोर्स हैं या पेड सोर्स हैं, जो भी आप एज पर योर कैपेसिटी आप ले सकते हो, वो लेना चाहिए। लेकिन हर प्रोग्राम का भी अगर आप एक डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करो तो आपको सेल्फ मॉनिटरिंग टूल्स की तरह उसको यूटिलाइज कर सकते हो। एक एग्जांपल कि मान लो आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो और उस प्रोग्राम्स में जो भी एक्टिविटीज़ आपने डिसाइड की है एज पर द सैंक्शन प्रपोजल, आपको उसके अकॉर्डिंग आप उसका टूल जो सॉफ्टवेयर है या डैशबोर्ड है वो बना सकते हो, और उसमें अपनी जो फील्ड टीम है उनको कनेक्ट कर सकते हो, लॉगिन दे सकते हो, जिससे कि वो डेली के रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होती है, उससे वो अपने डेली के जो एक्टिविटीज़ प्रोग्रेस है उसको वो अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपकी टीम जो नेशनल लेवल पे बैठी है या स्टेट लेवल पे बैठी है वो भी देख सकती है। तो अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और डोनर्स भी ये चाहते हैं कि आपकी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए इस तरह के मॉनिटरिंग कम ट्रांसपेरेंसी टूल्स को डेवलप किया जाए, या मॉनिटरिंग कम फैसिलिटेशन टूल्स को लाया जाए। तो ये जो टूल्स हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। तो आप जब ऑन टाइम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हो या प्रोग्राम्स के अपडेट कर रहे हो, तो आपके हर स्टेज पर उसको देखा जा सकता है, एक चीज़ है। दूसरा, न सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि उसमें कहाँ पर किस जगह पर लैक हो रहा है या गैप्स हैं, उनको फिल करने के लिए आप अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर सकते हो। और डोनर भी उससे आपको, क्योंकि उनको भी अगर आपने एक्सेस दिया हुआ है तो वो भी देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या है।
तो इस तरह का अगर हम सिस्टम बनाते हैं तो ह्यूमन लेस सिस्टम इसको कह सकते हैं, जहाँ पर मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन हो रहा है, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हो रहे हैं, और उसके थ्रू आप इस काम को अच्छे से कर सकते हो, ऐसा लगता है। Very true, sir. I believe every organization should work towards digital literacy at Yes. their individual level. डिजिटल लिटरेसी एक अलग चीज़ है करिश्मा, मतलब अभी हम लोगों ने जो बात की है वो ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस पे बात की है, बट डिजिटल लिटरेसी की हम बात करते हैं तो आपके प्रोग्राम के साथ आप डिजिटल लिटरेसी को चिप इन कर सकते हो कि आप जो जिन एरियाज़ में ज्योग्राफी में या जिन बेनिफिशरीज़ के साथ आप काम कर रहे हो वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी को कैसे प्रमोट करना है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी में फिनेंशियल लिटरेसी भी है। तो आजकल क्योंकि सब कोई पेटीएम लाइक ये यूपीआई और जो डिजिटल पे है वो सिस्टम आ गया है, नेट बैंकिंग बहुत प्रमोट हुई है, मोबाइल बैंकिंग प्रमोट हुई है, तो उनको लेकर आप जो समाज में जिस सोसाइटी में कम्युनिटी में काम कर रहे हो उनके लोगों को आप अवेयर करने का, ट्रेन करने का काम कर सकते हो। दूसरा, उस एरिया में क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनके पैसे भी अब डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, डीबीटी जो है उसके कारण भी बहुत सारे डिजिटल लिटरेसीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे जैसे अब बहुत सारे आप देखोगे प्रोग्राम्स या स्कीम्स या बेनिफिट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो गए हैं, जिसके लिए हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने कम्युनिकेशन ये जो कॉमन सर्विस सेंटर, तो ऐसे सीएसएस बहुत सारे बने हैं, वो सीएसएस भी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। तो आप एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आप भी अपने हर प्रोग्राम के साथ डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी को मतलब चिप इन करके और आगे ले जा सकते हो। Thank you. थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी है और मैं ISRN का अकेडमी इनिशिएटिव ओवरसी करती हूँ। तो सर मेरा आपसे सवाल थोड़ा पर्सनल है, थोड़ा ISRN को लेकर ही है, ताकि आप हमारे साथ जो लोग अभी जुड़े हैं ISRN के नेटवर्क पे, ISRN के साथ अभी काम करना शुरू किए हैं, उनको थोड़ा सा पता चले ISRN के बारे में। तो मेरा सवाल है कि ISRN 10 साल से इस सेक्टर में है, बहुत सारे थीमेटिक एरियाज़ में काम कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव स्टोरीज़ या केस स्टोरी आपके नज़र में आई हो, सक्सेस स्टोरी आपने देखा हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन चेंज देखा हो ग्राउंड लेवल पे, हमारे साथ शेयर करना चाहे, हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहे, जो वाकई में उनके लिए भी एक एग्जाम्पल बने कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है शालिनी, मतलब आपने अभी तक लोग जो सवाल पूछ रहे थे आपने उसको सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करके मतलब उसमें जानना चाहते हो, ये अच्छा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जो लर्निंग नॉलेज एक्सचेंज का एक टूल है जिसको यूज़ करते हैं। तो मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगा। एक ISRN का विद इन ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 10 ईयर्स में कुछ अच्छे प्रोग्राम्स हुए जिनके इम्पैक्ट दिखे, और एज अ सक्सेस स्टोरी आप कह सकते हो कि हम उसे मतलब कोट भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो एक प्रोग्राम है जो जैसे आप जानते हो कि ISRN का उत्तम स्कूल एक इनिशिएटिव है, जो हम लोगों ने अभी तक 53 स्कूल्स को मॉडल स्कूल बनाया है, उत्तम स्कूल एज अ उत्तम स्कूल। तो ये जो उत्तम स्कूल मॉडल है उसमें मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ जो लोगों को नहीं मालूम है कि ISRN जो ऐसे हार्ड टू रीच एरिया में स्कूल हैं जहाँ पर अच्छे रिसोर्सेज, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं हैं, बच्चे अच्छे हैं, स्ट्रेंथ है, टीचर्स हैं, लेकिन बेसिक एमिनिटीज़ ना होने के कारण वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। उसको ध्यान में रखकर उत्तम स्कूल एक मॉडल बनाया हम लोगों ने, और CSR कॉर्पोरेट के सपोर्ट से, CSR फंड से उन स्कूलों को डेवलप करने का काम शुरू किया, और अभी तक 53 स्कूल्स डेवलप किए। इसी इनिशिएटिव में नीमच एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, जो आप जानते हैं, नीमच में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जावद। तो वहाँ पर वहाँ के जो MLA हैं जो ISRN के साथ भी जुड़े रहे, श्री ओम प्रकाश सकलेजा जी, उन्होंने जब हम लोगों ने एक स्कूल यहाँ मेवात में नूह में लिया था जब कर रहे थे, तो उसके उद्घाटन कार्यक्रम में उनका आना हुआ, और जब उन्होंने इस इनिशिएटिव को देखा तो ISRN का इस इनिशिएटिव उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आओ और जावद में ये काम करके करो तो बहुत अच्छा होगा।
तो हम लोग ने वहाँ गए, नीड असेसमेंट किया तो मालूम चला वहाँ के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मतलब स्कूल हैं, बच्चे आते हैं, स्ट्रेंथ है, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए स्कूल के अंदर। तो उनको करने के लिए उनको अडॉप्ट किया, मतलब उनके सहयोग से, और वहाँ पर जो लोकल CSR कॉर्पोरेट थे उन लोगों ने फंड किया, और हमने 33 स्कूल्स, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर सेकेंडरी जो 33 स्कूल्स थे उनको एज अ डिजिटल स्कूल डेवलप किया गया। तो सभी स्कूल्स में पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट, एंड एक कैंपेन है हमारा ग्रीन स्कूल क्लीन स्कूल, वो करना, फिर स्मार्ट क्लासेस लगाना, टीचर्स ट्रेनिंग करना, इंग्लिश का बच्चों में, क्योंकि गांव के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम MP गवर्नमेंट का बोर्ड का सिलेबस है, तो इंग्लिश को कैसे आगे ले जाया जाए उसके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स से बच्चों के लिए डिज़ाइन किए। फिर कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम हुए। तो ये सारे एफर्ट्स करीब 3-4 साल चले, और उसमें काफ़ी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी देखने में आई। मतलब धीरे धीरे मैं आपको कुछ नंबर ऑफ अचीवमेंट या इम्पैक्ट बताना चाहूँ तो अगर कहूँ कि जैसे स्कूल्स में अटेंडेंस बढ़ी, जो हर साल का एडमिशन रेशियो अगर उठा के आप देखो तो नंबर ऑफ एडमिशन्स ग्रो किए। जो पहले लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे, उन्होंने बच्चों में भेजना स्टार्ट किया, तो स्कूल्स में नंबर्स काफ़ी अच्छे हो गए। टीचर्स का इंटरेस्ट बहुत क्रिएट हुआ, तो जो पैडागोजी का जो बेसिक लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। टीचर्स को एक इंटरेस्ट आने लगा कि वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते थे, अभी वो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, और उसके उस एनिमेशंस है, वीडियो है, ऑडियो है, इसके कारण उनका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। बच्चों में भी लर्निंग स्किल्स काफ़ी बढ़ी, और उनका जो ग्रास्पिंग पावर है, जो चीज़ों को समझना और फिर आगे अपने तरीके से एक्सप्लेन करना, लिखना, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और उनके वहाँ पे जो ये माननीय विधायक जी थे, उनके प्रयास से उन्होंने इसको कुछ जापान एम्बेसीज के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप किया, और वहाँ पे काफ़ी लोगों को रिक्वायरमेंट थी लोगों की, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रेंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की। तो उन्होंने वहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज भी उन स्कूलों में स्टार्ट किया, और क्योंकि डिजिटल इंटरनेट से जुड़े हुए स्कूल्स थे तो वहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज भी लोगों ने सीखी। और फिर काफ़ी बच्चे जापान गए, जावत से, उन स्कूलों के बच्चे जावत से जापान गए, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो काम हो रहे हैं वो सीखे, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने उनको, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ने इनवाइट भी किया कि आप आइए और यहाँ पर काम करिए। तो ये जो जावत से जापान की जो यात्रा है वो एक सक्सेसफुल मॉडल की तरह हम देखते हैं कि एक छोटे से इंटरवेंशन से कैसे चीज़ें डेवलप हो सकती हैं, वो वहाँ पे ज़मीनी तौर पे दिखती है। एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा, जल्दी से मैं एक और आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कितना इम्पॉर्टेंट टूल्स है और कैसे काम करता है। और अगर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस को उसकी ताकत समझनी है तो ये समझना, देखने के लिए बेस्ट एग्जांपल है एक जो मैंने खुद लाइवली देखा है। शिव गंगा एक झबुआ में ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश में। वो ट्राइब्स एरिया है झबुआ, आप जानते हैं वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो काफ़ी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। अगर उसके इंडिकेटर्स आप देखोगे तो काफ़ी हेल्थ और एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सब कुछ वहाँ प्रॉब्लम है। उसको लेके शिव गंगा ने काम किया, और एक उन्होंने जो मैंने देखा खुद कि वहाँ पर बारिश के ही पानी से सारा इरिगेशन सिस्टम था। तो और बहुत सारे ऐसे पहाड़ी, क्योंकि एरिया है तो बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, और उसके कारण वो पूरे मतलब एरिया जो है उसकी गर्मी भी, हीट भी वहाँ ज़्यादा हो रही थी, और कुछ भी प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। तो और किसान और उनके लिए बहुत कम स्कोप था, पलायन भी वहाँ पे काफ़ी हो रहा था, माइग्रेशन। तो इन सब को ध्यान में रखकर शिव गंगा ने एक कैंपेन स्टार्ट किया, गांव वालों को, ट्राइब्स को, सबको उनके साथ बैठकर प्लान बनाया। और वहाँ पर एक ट्रेडिशन है, बहुत पुराना ट्रेडिशन जो चलता आ रहा था, हलमा के नाम से। हलमा मतलब ट्राइब लैंग्वेज में कहते हैं कि धरती माँ हमें बुला रही है और उसकी सेवा करने हमें जाना है, ऐसा ट्राइब्स बोलते हैं। तो उन्होंने वो हलमा कैंपेन स्टार्ट किया, और करीब जब स्टार्ट किया था तब तो बहुत कम लोग जुड़े, बट देखते देखते उस कैंपेन में जब मैं गया था तो उस साल 40,000 लोग जुड़े थे ट्राइब्स। और उन्होंने एक पहाड़, हथनी नाम से एक पहाड़ है, जिसको उन्होंने निर्णय किया सभी के साथ बैठकर कि इस बार इस पहाड़ को हम ग्रीन पहाड़, मतलब पूरा हरा भरा पहाड़ बनाएंगे, जो कि पूरा सूखा पत्थरों का पहाड़ दिखता था।
पूरे पहाड़ पर कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक पेड़ को कंटूर ट्रेंच के माध्यम से पानी मिले। सब में अपना खाना, अपनी कुल्हाड़ी, अपना सामान सब कुछ लेकर आए। एक जगह रात में उनके लिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ने रुकने की टेंट की व्यवस्था की थी। लोगों ने वहीं सामूहिक खाना खाया, सामूहिक सोए और सुबह उठ के दिन भर काम किया। फिर दोपहर में धूप ज़्यादा हो गई तो फिर आराम किया। फिर रात में 4 बजे से लेके रात के 11 बजे तक काम किया। इस तरह से शिफ्टों में काम करके 24 घंटे के अंदर उन्होंने उस पूरी हथनी पहाड़ को पूरा अच्छा वहाँ कैनाल सिस्टम बनाया जिससे सारे प्लांट्स को पानी मिल सके और प्लांटेशन किया। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो बताते हैं कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक बहुत बड़ी ताकत है। उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व करे पार्टिसिपेटरी तरीके से, कॉन्फिडेंस में लेके कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी आपके साथ चलने के लिए तैयार है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उस एरिया का फ़ायदा होता है, उस एरिया में चेंजेस आते हैं तो कम्युनिटी को फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच सर। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम शशि भारती है और मैं ISRN में ऑपरेशंस को लीड करती हूँ। तो सर, बात ऑपरेशंस की जा रही है तो आपसे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग एक सवाल है कि जो समुदाय संस्थाएं ज़मीनी स्तर पे या जिला स्तर पर नई बनाई जा रही हैं या बन रही हैं और एक पर्टिकुलर कॉज पर काम कर रही हैं, तो उनको अगर एक रोड मैप चाहिए और एक गाइडेंस चाहिए कि वो अपने नेटवर्क को कैसे बढ़ा सकें। नेटवर्क से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनको कोलैबोरेशंस या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही मिले, पर नेटवर्क से मेरा मतलब क्वेश्चन ये भी है आपसे, आपके अनुभव के हिसाब से अगर आप बेहतर बता पाएँ कि उनको किस तरह से विजिबिलिटी यानी अपने काम को लोगों तक पहुंचाना या बड़ी बड़ी एजेंसियों तक पहुंचाने में मदद की जा सकती है इस सवाल के जवाब में, और किस तरह से गाइडेंस और साथ ही में कोलैबोरेशंस को भी हम की डायरेक्शन के लिए उनको एक रोड मैप की तरह बता सकते हैं। अच्छा सवाल है शशि। अभी आज के समय को देखते हुए हर ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है कि वो अपने एरिया में नेटवर्किंग करे और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, कन्वर्जेंस की ज़रूरत है। तो ऐसे जितने भी डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं प्लस जो स्टेक होल्डर हैं या जो और तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जिनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है, उन सब के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए। और उसके लिए बेस्ट तरीका है कि कैसे कनेक्ट हों। तो कनेक्ट होने के लिए एक तो ये है कि हमें एक दूसरे को इनवाइट करना चाहिए, अपने प्रोग्राम्स में बुलाना चाहिए। उनकी एक्सपर्टीज़ को हम जब बुलाएंगे तो वो भी हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली मिलेगी और उनको मालूम भी चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे ही आप उनके यहाँ जा सकते हो। और जो स्टेक होल्डर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं या डोनर एजेंसीज़ हैं, उनको भी आप ऐसा इनवाइट करके अपने कामों को दिखा सकते हो, उनको उससे मतलब रूबरू करा सकते हो और साथ में फिर आगे आप उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। तो जब जॉइंटली आप काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रिलेशंस बनते हैं तो वो एज अ नेटवर्क आप एक दूसरे के रिसोर्सेज को भी शेयर करते हो और एक स्ट्रेंथ भी आपकी क्रिएट होती है। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं एज ए फाइनेंस ऑफिसर ISRN में काम करता हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट टूल्स होता है। तो मैं अपने आदरणीय सर से ये जानना चाहूँगा कि एक NGO के संदर्भ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल निभाता है, या मैं ये कहूँ कि एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या भूमिका होती है एक NGO के संदर्भ में। बहुत अच्छी सवाल पूछा है धर्मेंद्र आपने, धन्यवाद आपको। आपने जो भूमिका कही है, अगर मैं कहूँ तो जैसे आपके मानव शरीर में हार्ट जो रोल प्ले करता है, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का फिनांस डिपार्टमेंट रोल प्ले करता है। तो एक तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट है और उसकी पल्सेस जो फिनांस की हैं वो डेबिट एंड क्रेडिट में जो आप देखते हो वो बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो जो आपका सवाल है वो अच्छा है कि फिनांस, एक तो है फिनांस आना और उसका मैनेजमेंट। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास
अलग अलग नेचर के फंड आते हैं, लाइक डोनेशंस भी आता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ और एरिया में सर्विस प्रोवाइड करती है तो सर्विस फंड भी आता है, फिर ग्रांट्स भी आती है, और इस तरह के जो आजकल फॉरेन फंडिंग है FCRA के थ्रू फंड है वो भी आता है, और CSR फंड भी आता है। तो ये जितने भी टाइप ऑफ फंड हैं उनको मैनेज करने के लिए आपके पास एक तो फाइनेंशियल गाइडलाइन होनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक फाइनेंशियल पॉलिसी होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, उसके अंदर लीव पॉलिसी होनी चाहिए, उसके अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं, लाइक इंटरनल ऑडिट की जैसे मैंने बात की थी, गवर्नेंस की, तो जब वहाँ पे कहा था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट प्रोविजंस होना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेंड अकाउंट्स ऑफिसर होने चाहिए या अकाउंट से रिलेटेड लोग होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन कर सकें, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ये दोनों चीज़ें तभी चलेंगी जब आपका फिनांस मैनेजमेंट अच्छा होगा। क्योंकि आप अगर अच्छे से फिनांस मैनेज कर रहे हो तो इट मीन्स कि आपकी ट्रांसपेरेंसी एक तो मेंटेन हो रही है, दूसरा जो गवर्नेंस सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो आप कर रहे हो पूरी, और जिस डोनर का भी पैसा आप यूज़ कर रहे हो वो डोनर ने आपको जिस कॉज के लिए पैसा दिया है वो आप 100% कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये आपकी फाइनेंस बुक ही बता सकती है। तो अगर आपने बुक्स प्रॉपर मेंटेन की है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट आपका अच्छा है, फाइलिंग अच्छी है, आपके सारे जो एज पर योर फाइनेंस पॉलिसी आप कोरम सारे पूरे कर रहे हो, तो उस कोरम और उस प्रोसीजर्स की फॉलोइंग अगर प्रॉपर हो रही है तो आप कह सकते हो कि आपका फिनांस मैनेजमेंट अच्छा है। इसको कई बार कई डोनर ऑर्गेनाइजेशंस में फिनांस हेल्थ भी कहा जाता है, फिनांस हेल्थ चेकअप। तो इस तरह का फिनांस की हेल्थ कैसी है, मतलब उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये देखने के लिए आपकी बुक्स, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट और फिनांस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक और चीज़, इंटरनल लेवल पे फिनांस मैनेज करना, उसको पूरा प्रॉपरली एज पर द गाइडलाइन मेंटेन करना। दूसरा, जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उनको भी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, टाइमली उसका रिप्लाई करना, उसके कंप्लायंसेस फिल करना, और जो भी फॉलोइंग गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसको देखना। और अगर आपके पास FCRA है तो FCRA की गाइडलाइन के को ये मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें टच की जा सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस आज के सत्र में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक लाइन में अगर कहें तो आप, जैसे मैंने कहा कि जैसे इंसान का हार्ट, जो दिल है वो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर वो चलता है तो इंसान चलता है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन का फिनांस डिपार्टमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। उसको आप, अगर वो अच्छा चल रहा है, वहाँ पर अगर आपका प्रबंधन मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे ग्रो कर सकती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। बाकी सीखने और समझने के लिए उसके अलग बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको अलग से आके सीखनी पड़ेगी। आप हमारे एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में हम लोगों ने एक सेशन ही किया है फिनांस मैनेजमेंट पे, उसे आप देख सकते हैं, और वहाँ पर सारे कंप्लायंसेस और डिटेल में जो अकाउंटेबिलिटी है उसको आप सुन सकते हैं। सर थैंक यू, आपने बड़ी ही इजी लैंग्वेज में मुझे बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और कैसे बताया आपने एज एग्जांपल देके। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और है आपसे, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने बताया था फंड मैनेजमेंट, जो रीता रानी जी ने जो क्वेश्चन किया था कि यदि हम फंड को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड एनजीओ सेक्टर्स मिलके मतलब काम करते हैं तो हम एक अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो वो तो था कि फंड मैनेजमेंट को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन फंड को लेके था, जैसे कि आप जानते हैं कि फंड एक इम्पोर्टेंट टूल्स होता है एक ग्रास रूट एनजीओ के लिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि एक ग्रास रूट एनजीओ अपने फंड को रेज करने के लिए क्या क्या कदम मतलब उठा सकता है जिससे उसका फंड रेज हो, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो फंड को रेज करने के लिए वो क्या क्या कदम मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। फंड रेज करने के नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में फंड रेजिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो मैं हमेशा हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूँ, कि आप अपने काम को इतना स्ट्रीमलाइन करिए, और जो भी जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं उसको इतने अच्छे से आप उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं, अगर आप उसको अच्छे से कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डोनर लाने में बहुत इजी हो जाता है। और
एक छोटी सी बात है, समय कम है इसलिए मैं शॉर्टकट में सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी डोनर को मोबिलाइज करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप डोनर के पास जाओ प्रपोजल लेके और उसको कहो कि हमारा ये प्रपोजल है और आप इसको अगर अच्छा लगता है, अगर आपको टेक्निकली ये क्वालिफाई होता है तो आप इसे अप्रूव कर सकते हैं, हमें काम करने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि शायद उसमें आपको सक्सेस मिले भी और ना भी मिले, उसमें रिस्क है। लेकिन एक जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है जो करना चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने आसपास के एरिया में जहाँ पे भी वो काम कर रही है उनको डोनर मैपिंग करनी चाहिए, और डोनर मैपिंग करके जो भी लगता है कि प्रोस्पेक्टिव डोनर हो सकते हैं उनको अपने जब भी जो भी काम चल रहा है बीच बीच में उनको कोई हर प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कभी कम्युनिटी के साथ कुछ हम इंटरेक्शन करते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में उनको इन्वाइट करना चाहिए एज अ गेस्ट, उनको बुलाना चाहिए, दिखाना चाहिए, और बिना किसी इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट के, स्वार्थ के जो कहते हैं ना, बिना स्वार्थ के बुलाना, दिखाना, उनको होस्ट करना। और अगर वो सब देख के जाते हैं और आपका काम देखते हैं, आपके जो बेनिफिशरीज है अगर वो बोलते हैं कि आपके कारण उनका चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो डोनर जाते समय आपको ज़रूर किया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपना प्रपोजल भेजिए, हम उस पर काम करेंगे, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। तो ये एक छोटा सा टूल्स है जो मोबिलाइज करने के लिए हेल्प कर सकता है। ऐसे नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जहाँ पर आप डोनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो और अपने साथ उनकी पार्टनरशिप इंश्योर कर सकते हो। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। बाकी जैसा आपने समझाया तो मैं सब शब्द बोल सकता हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा ये एपिसोड आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश की है आपके बहुत सारे सवालों को लेने की। मुझे मेरे साथियों ने जितना मतलब मैंने कोशिश किया कि उनके क्वेश्चंस को मैं आंसर से जस्टिफाई कर सकूं, और आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इन सवालों और जवाबों के माध्यम से आप तक पहुंच सकें और आपके जो समस्याएं हैं या जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकें, और इस उम्मीद के साथ कि शायद हम आपकी उम्मीद को थोड़ा बहुत पूरा कर पाए होंगे। इस आशा के साथ मुझे उम्मीद है कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में भी हम इस तरह से हमारा ये प्रयास आप सबकी लिए जारी रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विदा लूं, उससे पहले मैं चाहूँगा एक अपील करना छोटा सा कि ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट ये सब हम सब आपके लिए एक छोटा सा प्रयास लेकर आए हैं। हमारी टीम इसको करने के लिए बहुत मेहनत करती है, और एक दिन का ये एपिसोड जो 60 मिनट का, ऑलमोस्ट 60 मिनट का होता है जो आपके सामने हम लेकर आते हैं, इसके पीछे कई दिनों की मेहनत होती है। और इस मेहनत के बाद जब ये आपके सामने आता है, इसमें जो आप सुनते हैं, देखते हैं, तो पर्पज़ यही है कि आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प कर सके। तो इसके लिए एक आपको थोड़ा सा एक सहयोग अगर आप करेंगे तो हम सब के लिए वो ताकत हमें बनेगा, हमारे मोटिवेशन के लिए हेल्प करेगा कि इस ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों में फॉरवर्ड करिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है इस आवाज़ को लोगों तक पहुंचाइए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने का काम करिए। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आप ही हमारी आवाज़ हैं और हम आपके साथ मिलकर इस अभियान को, इस मुहिम को और आगे ले जाना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमें सुना और इतना साहस दिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ, और फिर किसी नए विषयों पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।